नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव संपन्न होने के नजदीक आ गया। आज वोटिंग था, काफी दिनों से इंतजार था। परसों 8 तारीख को जो प्रचार था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद भी प्रचार किया, अपना एक डिजिटल मैसेज दिया। और जब चुनाव आयोग को उसकी शिकायत की गई तो उसमें कुछ भी उनको अनुचित नहीं मिला और एक अजीब सा तर्क दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि कोई भी जो उन्होंने मैसेज दिया है वो मैसेज उन्होंने कर्नाटक की भूमि के अंदर से नहीं दिया है। मुझे लगता है कि शायद चुनाव आयोग इस बात को भूल गया कि कोई भी प्रचार प्रसार दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर किया जा सकता है। और जब उनका एड्रेस कर्नाटक की जनता को था वोटिंग को लेके और बाकी चीजों को लेके, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो मैसेज बेंगलोर से रिले किया जाए या दिल्ली से रिले किया जाए डिजिटली। लेकिन चुनाव आयोग को एक कन्वीनियंट बहाना मिला कि ये मैसेज कर्नाटक की भूमि के अंदर नहीं था तो उसका प्रचार प्रसार वहां पर नहीं है। अगर किसी को बचाना हो तो फिर आप किसी भी सीमा तक जा सकते हो, फिर तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और वैसे भी प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में जितने उल्लंघन किए हैं, जितने कानूनों को तोड़ा है, जितनी चुनावी संहिताओं की धज्जियां उड़ाई हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र के लिए एक लज्जाजनक और शर्मनाक बात है। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद कानून तोड़े, गाड़ी के ऊपर लटक कर बाहर और अपना रोड शो निकाले। कोई और देश होता, ब्रिटेन होता, तो अब तक आरटीओ ऑफिस आके उनके ऊपर चालान कर चुका होता कि आप गाड़ी के ऊपर ऐसे लटक कर सड़क पर नहीं जा सकते। कोई और देश होता तो अब तक 10 बार चालान हो चुका होता कि आप बटन दबाने के बाद बजरंगबली की जय का नारा कैसे बोलते हैं। लेकिन भारत के कमजोर उभरते हुए लोकतंत्र की यही निशानी है कि यहाँ की व्यवस्था और रीढ़ विहीन चुनाव आयोग, और अब मैं इसे नेत्रहीन चुनाव आयोग भी कहता हूं, जिनके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो अपने आका से, जिले इलाही से पूछ सके कि तुम ये बार बार उल्लंघन क्यों करते हो। और जिले इलाही अपनी शान से चलते चले जाते हैं और सोचते हैं कि क्योंकि कोई मुझे प्रश्न कर नहीं सकता तो मैं जितने मर्जी उल्लंघन कर लूं। प्रश्न ये भी पैदा होता है कि किस मुंह से लोगों से सच्चाई, ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे, किस मुंह से लोगों से कहेंगे कि आप ट्रांसपेरेंट रहिए, किस मुंह से ये कहेंगे कि आप जितनी भी चीजें बनाई गई हैं कानून सम्मत वो उसका पालन कीजिए, जबकि सबसे ज्यादा उल्लंघन करता आप हैं। वैसे प्राप्त सूचना के अनुसार 3 बजे तक 52% वोटिंग कर्नाटक में हो चुकी है, 50% से अधिक, जो एक अच्छा साइन है। और मैं समझता हूँ शायद 65-70% या 65% के आसपास वोटिंग होगी। लोगों ने उत्साह के साथ बाहर निकल के वोटिंग की है। इस वोटिंग के अर्थ क्या है हमें नहीं पता, ये 13 तारीख को मालूम पड़ेगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक गौतम लारी दादा हैं। दादा, स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी स्वागत है। जय हिंद। धन्यवाद दिनेश जी। गौतम जी नमस्कार, जय हिंद। कुछ और मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं बीच में, जैसे जैसे जुड़ेंगे हमसे भी उनकी परिचर्चा में उनको शामिल करेंगे। दादा, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। चुनाव प्रचार खत्म हो गया, हो हल्ला खत्म हो गया, अब तो वोटिंग खत्म होने का समय भी ऑलमोस्ट आ ही गया। समझिए, परिवर्तन होगा नहीं होगा जनता जानती है, जनता के मन में क्या है जनता बताएगी। लेकिन इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट, इतना पैनिक मैंने कभी पहले देखा नहीं, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में। दादा, आप इसको किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले बात तो यह है कि शायद वोटिंग, वहाँ का वोटिंग के 5 बजे ना 6 बजे तक है, मुझे अभी टाइम पता नहीं है। 6 तक है। अच्छा, 6 तक है। 6 तक है तो फिर भी लोगों को जो उत्साह हमने देखा सारे चैनल के माध्यम से,
लोग लाइन में काफी सुबह से खड़े हैं, तो बहुत सारे महिला भी हमने देखा है खड़े हैं। और ये एक निश्चित तौर पे मैंने परसों देखा कि कर्नाटक का एक 103 साल उम्र का एक वोटर, उन्होंने पहली बार जो घर में पोस्टल बैलेट से वोट दिया है, उसके लिए वो बधाई दिया है इसी चुनाव आयोग के। जिस एक बार पहली बार कर्नाटक में ये हो रहा है कि 80 साल के ऊपर का वोटर घर से दिया जाएगा, जो पोस्टल बैलेट कहा जाता है। तो उनका उत्साह देख के चुनाव आयोग ने उनका धन्यवाद भी किया। मुझे उसी से ही उम्मीद हुआ कि 103 साल उम्र में अगर उसका राजनीति में इतना दिलचस्प है, अपना एक कीमती वोट के बारे में पता है, तो वो मेरे को लगा कि सबसे पहला एक सिम्टम है जो इस बार शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी सकता है अगर इस तरह का लोगों का उत्साह होगा। जहां पे देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है, जनरली कहा जाता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ ही वोटिंग होता है। जो कर्नाटक में सारे जो जितना पत्रकार वहां पे घूमे हैं, हम लोगों ने भी जितना बातचीत किया है वहां का लोगों से, लगता है कि रुझान वहां पे है बीजेपी के खिलाफ। आपने प्रारंभिक वक्तव्य में जो कहा लोकतंत्र कमजोर है, मैं कहता हूं इसका भी एक अग्नि परीक्षा है आज, क्योंकि लोकतंत्र अगर मजबूत है तो ये प्रधानमंत्री हो बीजेपी हो, इन्होंने जो हरकतें किया है इसका जवाब जनता दे रहे कि नहीं दे रहे। अगर जनता दे रहे है तो निश्चित तौर पे बीजेपी का भारी पराजय का सामना करना पड़ेगा। अगर नहीं दे पा रहा किसी दूसरे तरीके से, मैंने बहुत सारे घटना सुनी है कि ईवीएम के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन अद्भुत दृश्य देखा कि वोटर ने उसको घेर लिया, वोटर ने उसको ऐसे करने नहीं दिया। ईवीएम का तोड़फोड़ करने के बाद लोगों ने, वोटर ने उन लोगों को पीटा। तो ये जो सीन आपने जो शुरू से जो घबराहट का बात बोल रहे थे, ये पहली बार दिखाई दिया कि कर्नाटक में बीजेपी सारे दांव लगा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मानते हैं कि उनका नाम पे ही वोट आते हैं, उनको देख के लोग वोट देंगे। फिर भी उनको ऐसे कहना पड़ता है, कह रहा है कि चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद उन्होंने मैसेज दे रहा है कर्नाटक का जनता। तो सारी चीज पता है। आपने जो लोकतंत्र का जो कमजोरी का बात की, जैसे हमारे देश का इंस्टीट्यूशन, खास तौर पे तो दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग बोल के कोई चीज है जो है। चुनाव आयोग है ओनली फॉर द ऑपोजिशन। चुनाव आयोग सत्ता पक्ष जो मर्जी कर सकता है, उसको तो चुनाव आयोग के पास शिकायत करने का जरूरत नहीं है, वो तो सुओ मोटो दे सकता है। जैसे बजरंगबली नाम पे अगर प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है, इससे दुर्भाग्यजनक बात तो हो नहीं सकता है। आपको याद दिला दूं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए बाल ठाकरे का जो वोटिंग राइट चुनाव आयोग एक जमाने में छीन लिया था 6 साल के लिए। वो कोर्ट का द्वारा भी साबित हो गया था कि हाँ, आप चुनाव के दौरान, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब देखेंगे तो उसमें यही कहा गया है जजमेंट के, इसके कारण बाल ठाकरे का वो वोटिंग राइट ले दिया गया, रद्द कर दिया गया था कि आप चुनाव का प्रचार में कोई धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये तो सीधा सीधा एक धर्म का, भगवान का नाम भी ले रहा है। बजरंगबली का नाम पे वोट देंगे कि नहीं देंगे, जो कांग्रेस को देंगे वो भी दे सकता है, जो बीजेपी को देंगे वो भी दे सकता है, जनता दल सेकुलर को दे सकते हैं, वो भी बजरंगबली के नाम पे उसका शरण करके वोट दे सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये बोलना कि बजरंगबली से भाजपा का ही भगवान है और किसी का भगवान है नहीं। कर्नाटक में तो हनुमान पूजा जाता है ना, उससे तो पूजा किया जाता है। हनुमान का पूजा तो सब नहीं करते हैं, सिर्फ बीजेपी वालों पे नहीं करते हैं। लेकिन उसका नाम से जो संगठन बना बजरंगबली, वो तो तोड़फोड़ में माहिर है। वो तो हर जगह पे, कहीं पे किसी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हो तो बजरंगबली जाके सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ करते हैं। तो इस तरह का जो प्रधानमंत्री का जो बयान है, खास तौर पे सारे चुनाव में उनको लगा कि उनका अपना कोई इशू नहीं है। उन्होंने देश के लिए क्या किया, देश का नाम विदेशों में क्या बढ़ाया, कर्नाटक में जो सरकार थे उन्होंने क्या किया। इसलिए बहुत सारे ऐसे चीज है उनको बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंटल जो प्लान है, वो प्लान बेंगलोर और मैसूर और बाकी जगह का लोग, उसको ये का लोग देख चुके हैं। सारे सड़क टूट गया है जो नया बना, जिसको उद्घाटन उन्होंने किया, तो उसको तो बारे में बोल नहीं सकता कि हम बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे बना दिया है। लेकिन उसके कारण लोगों को जो परेशानी हुआ,
आप जो लोकल अखबार में जो खबर छपी है, मैंने जो देखा उसका कुछ मंगा के मैंने ट्रांसलेट करके पढ़ा, कि कोस्टल एरिया में जो सड़क बन रहा है, ये जो सड़क बना जब बेंगलोर मैसूर, इसके लिए 7.5-8 महीना जो आसपास एरिया का पूरा बंद पड़ा था, जितना दुकानदार था सब कुछ बंद हुआ था दुकानदार। ये उम्मीद कर रहे थे कि जो सड़क के जब सड़क बन जाएगा इसके पास सड़क के किनारे में इनका दुकान बसाया जाएगा, लेकिन जो हुआ नहीं। इसमें बड़े शॉपिंग मॉल बनने की इजाजत दे दी गई। ये दुकानदारों का जीवन बहुत ही खराब है। तो ये लोग अगर बजरंगबली नाम पे वोट देंगे तो किसको देंगे, अब मोदी को पता होना चाहिए। कोस्टल एरिया में जो फिशरमैन है उसके लिए जो सड़क बन रहा है, सारे फिशिंग कम्युनिटी नाराज है क्योंकि उनका फिशिंग बंद हो चुका है। ये लोग अगर बजरंगबली के नाम पे वोट देंगे तो किसको देंगे, तो मोदी को रिजल्ट के बाद याद आ जाएगा। तो ये बजरंगबली उसको याद दिला देगा कि तुमने क्या क्या गलत काम किया कर्नाटक में। देखिए, मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर, अगर चुनाव आयोग कहते हैं कि आप कहीं भी बैठ के आप प्रचार कर सकते हो, तो यहाँ तो हम तो दिल्ली में बैठे हैं, तो हम यहाँ से प्रचार आराम से कर सकते हैं। हमें तो कोई पाबंदी नहीं है कि भाई देश को भला चाहते हो, कर्नाटक का भला चाहते हो तो हटाइए इन लोग, ये तो हम बोल सकते हैं ना। लेकिन उनके तरह नीच हम नहीं हो सकते हैं। हमारा कुछ अभिमान, कुछ अभिमान है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मान के चलते हैं। इस तरह का नीच हरकत हम नहीं कर सकते, इसलिए आज नहीं बोलेंगे कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। ये हम बोल सकते हैं चुनाव आयोग के निर्देश के ऊपर। एक चीज ऐड करूंगा, आज भाषण राजस्थान में कर रहे थे, लाइव आ रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें वो कर्नाटक को एड्रेस कर रहे थे, मैं आपको बताऊं। और कांग्रेस आजकल तो उनका तो ये हो गया। अब देखिए, जिस जगह में 2-3 फेज में चुनाव होता है वो तो उस जगह में नेक्स्ट दूसरी फेज में जाके भाषण देते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी देते हैं, लेकिन उनका प्रचार सारे टेलीविजन तो करते हैं कि उनको निर्देश दिया जाता है, यही दिखाना है। तो इसको तो भारत के बारे में, इंडिया के बारे में पता नहीं है। कर्नाटक में लगातार ये अमित शाह जाके हिंदी में लगातार भाषण दे रहा है, ये पता नहीं लोग इसको। आपको एक देखा ना वीडियो, बोल के समाप्त करूंगा। पहली बात कि एक वीडियो था कि प्रधानमंत्री का भाषण कन्नड़ में ट्रांसलेट होना था, तो ऐसे हो गया, उनके पास स्पीच रखा था, तो वो ट्रांसलेटर मोदी बोलने के बजाय वो ट्रांसलेटर पूरा स्पीच पढ़ दिया। मोदी खामोश बैठा है, ये वीडियो चल रहा है, मैंने देखा है कि ये तो हाल है। चलिए, अभी बजरंगबली भरसा है, तो बजरंगबली देखते हैं कर्नाटक में क्या नतीजा लेके आते हैं। दिनेश जी, हम बाकी लोगों को सुनने के बाद बोलेंगे। जी दादा, बिल्कुल। बहुत 2-3 अच्छे बहुत पॉइंट्स उठाए हैं आपने, मैसूर हाईवे का पॉइंट भी उठाया।